सभी को नमस्कार जोहार। आज हम बात करेंगे पीजी सेमेस्टर 2 के सिलेबस में संस्कृत नाटक का उद्भव और विकास के विषय में बात करेंगे। और इस नाटक को अध्ययन करते हुए हमें यह भी पता चलेगा कि नाटक के कितने तत्व होते हैं और नाटक में कौन कौन से अर्थ, प्रकृति और प्रकार काम करते हैं। ठीक है, तो इसका विकास, संस्कृत नाटक का विकास जो है सबसे पहले यूनान और सेकंड दिख नहीं रहा है, यूनान और भारत में हुआ। और इसी नाटक को संस्कृत में रूपक और अंग्रेजी में इसी को ड्रामा कहा गया। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो अरस्तु कहते हैं कि नाटक जो है वो जीवन की अनुकृति है। नाटक जीवन की अनुकृति है, अर्थात नाटक हम कहाँ दिखाते हैं, नाटक में हम क्या दिखाते हैं। नाटक में यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि नाटक के जो नायक होते हैं उसके जीवन के किसी एक भाग को हम दिखाते हैं, किसी एक पहलू को दिखाते हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं कि किसी की स्थिति विशेष का अनुकरण नाटक कहलाता है। स्थिति विशेष का अनुकरण, किसी के जीवन की स्थिति, उसके स्थिति को विषय बना करके उसके किसी विशेष भाग के, जीवन के किसी विशेष भाग को अनुकरण करके रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं, वही नाटक कहलाता है। आगे हम बात करेंगे कि नाटक में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका संगठित रूप पाया जाता है। पहला है कथावस्तु, दूसरा है चरित्र और तीसरा है दृश्य। इन तीनों चीज़ों का संगठित रूप रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम नाटक कहते हैं। आखिर नाटक आया कहाँ से, इस विषय पर हम एक बार चर्चा करेंगे। किसी भी साहित्य का सृजन, जैसे गद्य साहित्य का सृजन होने से पहले प्राचीन काल में काव्य का उद्भव हुआ था, और इसे काव्य को समझने के लिए उसे धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन होने लगा। तो हम बात करेंगे कि इसका विकास किस तरह से हुआ। सबसे पहले काव्य का स्वरूप हमारे समक्ष आया, और यह काव्य कैसा होता था? पद्यात्मक एवं छंदबद्ध रचना होती थी। यह होती है, अभी भी होती है। और इसी काव्य को 2 भागों में बांटा गया, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, इसे 2 भागों में बांटा गया। काव्य को समझने के लिए उन्हें 2 भागों में बांटा गया, और फिर श्रव्य काव्य को काव्य के अंतर्गत रखा गया प्रबंध काव्य। 2 चीजों को रखा गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और दृश्य काव्य के अंतर्गत 2 चीजों को रखा गया, रूपक और उपरूपक। श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है, हम इस पर बातचीत करेंगे। प्रबंध काव्य क्या होता है? एक विस्तृत क्रमबद्ध और व्यवस्थित कथा होती है। इसके अंतर्गत व्यवस्थित कथा होती है। और मुक्तक में क्या होता है कि इसके प्रत्येक छंद जो है वो अपने आप में मुक्त होता है, पूर्ण होता है। छंद अपने आप में पूर्ण होता है। और फिर प्रबंध काव्य के अंतर्गत 3 चीजों को रखा गया। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है गीत काव्य। महाकाव्य के उदाहरण हम देख सकते हैं। रामचरितमानस, राम के पूरे जीवन का वर्णन महाकाव्य में किया गया है, रामचरितमानस। खंड काव्य में अंधायुग इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये अंधायुग में क्या है,
महाभारत के 18वें अध्याय का वर्णन किया गया है। युद्ध के बाद किसी घटना के किसी एक भाग का, एक खंड का वर्णन किया गया है। गीत काव्य में जैसे मेघदूत, कालिदास का मेघदूत है, और मुक्तक में पे जगह नहीं है, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। मुक्तक में दो चीजों को रखा गया है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। उसके बाद हम बात करेंगे कि दृश्य काव्य में रूपक और उपरूपक के विषय में। रूपक के 10 भेद माने गए हैं। पहला है नाटक, इसके 10 भेद माने गए हैं और इसके 18 भेद माने गए हैं। नाटक हो गया पहला। दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा है प्रहसन, पांचवा है व्यायोग, छठा है संवकार, सातवां है टिम, आठवां है वीत विधि, नौवां है अंक और 10वां है यामृग। इन सभी रूपक के प्रकारों के विषय में हम बाद में बात करेंगे। और इसके संबंध में इनके जैसे यूजीसी नेट का भी परीक्षा होती है, तो इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ इसके नाम ही याद कर लेंगे तो ये काफ़ी है। इसके विषय में, इन सब के विषय में नहीं पूछता है कि प्रकरण क्या है, भाण क्या है, प्रहसन क्या है, इन सब के विषय में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए, तो इसके संबंध में हम विचार करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक के विषय में कि नाटक आखिर है क्या। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नाटक का विकास जो है, नाटक का विकास यूनान और भारत में हुआ। और इसके विषय में बता चुके हैं कि नाटक आखिर है क्या। ये जीवन की अनुकृति है, जीवन की अनुकृति है। ठीक है, अब बात करेंगे कि नाटक का उद्भव किस प्रकार हुआ। नाटक का उद्भव कब और किस प्रकार हुआ, इस पर बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। कब हुआ, किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने मत प्रस्तुत करते हैं। तो जो मत विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं, उनमें सबसे पहला आता है भरत का मत। इसमें भरत मुनि बताते हैं कि सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हमें एक ऐसे मनोरंजन का साधन प्रदान कीजिए जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, और यह सभी वर्गों के लिए हो। तब ब्रह्मा जी ने क्या किए कि इन्होंने वेदों से, जो इन्होंने वेद की रचना की थी, ऋग्वेद, इन चारों वेदों से एक एक तत्व को लिया और एक पंचम वेद की रचना की। तो ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य लिया, फिर सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को लिया, और इन चारों के तत्वों को मिलाकर एक वेद की रचना की, नाट्य वेद की। और इस नाट्य वेद में चूंकि नाटक में नृत्य का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि शिव से तांडव और पार्वती लास्य से नृत्य तत्व को लिया और नाट्य वेद की इन्होंने रचना की। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए नाट्य वेद को पंचम वेद के रूप में माना जाता है। नाट्य वेद को एक पंचम वेद की उन्होंने रचना की। और तब आगे हम देखेंगे कि जब ये पंचम वेद नाटक की जब ब्रह्मा जी ने रचना की, तब इंद्रध्वज पर्व के समय इंद्र के पुत्र और भरत के पुत्र अप्सराएं शिष्य और गंधर्व, इन सब ने मिलकर अभिनय किया। किसका अभिनय किया? जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित अमृत मंथन और त्रिपुदाह
नाटक का मंचन किया और माना जाता है कि यहीं से नाटक की, संस्कृत नाटक की शुरुआत हुई। ठीक है। दूसरा है संवाद सूक्तों के माध्यम से, संवाद सूक्तों से नाट्य की उत्पत्ति। बहुत सारे ऐसे यूनानी विद्वान हैं जैसे मैक्स मूलर, सिल्वा लेवी, बहुत सारे और आदि यूरोपीय विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेद के कुछ संवाद सूक्त नाटक का जो प्राचीनतम रूप है। और इन संवाद सूक्तों में कौन कौन से हैं? इंद्र मरुत संवाद, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, यमी संवाद, जैसे प्रमुख हैं। और इन सूक्तों का संबंध जो है वो कर्मकांड से नहीं है, ऐसा माना जाता है। कर्मकांड से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। और ये जो संवाद सूक्त होते थे, ये यज्ञों के पश्चात, बड़े बड़े उस समय यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है। लंबे लंबे समय तक यज्ञ हुआ करते थे। तो लगातार अगर किसी चीज को 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे जब लगातार एक ही चीज को किया जाता है तो लोगों में बौरापन आ जाता है, जो और उनके बोल बोल करके उनके मुंह भी दर्द होने लगते हैं। ठीक है। एक तरह से कहें तो उनके मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, उन पुरोहितों के मनोरंजन के लिए ये संवाद सूक्त या वर्तमान में डिबेट कंपटीशन जिसको कह सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाती थी। और इन्हीं मनोरंजन के लिए और इन पुरोहितों के मनोरंजन के लिए जैसे संवाद सूक्तों के माध्यम से कुछ नाटकों का मंचन भी किया जाता था। इसीलिए ये संवाद सूक्त ही प्राचीनतम नाटक के उद्भव का एक प्रमुख तत्व के रूप में, प्रमुख तत्व के रूप में बहुत महत्व रखती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि यूनानी रूपकों से उत्पत्ति। यूनानी रूपकों से उत्पत्ति। यूनान कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है, जैसे वेबर और विंदिश इस सिद्धांत के द्योतक हैं। द्योतक नहीं बोलेंगे, वेबर और विंदिश इस सिद्धांत के अनुरूप अपने विचार रखते हैं कि संस्कृत रूपकों का जो विकास हुआ, संस्कृत रूपक जो आया वो यूनानी रूपक से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों ऐसा मानते हैं। और इनका ये कहना है कि आज संस्कृत रूपक में जो पात्र के प्रवेश हो गया, उपसंहार हो गया, प्रस्तावना और ऐसे पात्र, खलनायक, रंग निर्देश के भेद, ये सब यूनानी रूपकों के ही प्रतिबिंब है, ऐसा ये दोनों विद्वान मानते हैं। और उन्होंने यह प्रमाण भी दिया है कि मध्य प्रदेश के सरगुजा मंडल के सीताबेंगा जगह का नाम है। सीताबेंगा की जो गुफा है, सीताबेंगा में जो गुफा है, उसकी जो नाट्यशाला है, उसका आकार, उसमें जो नाट्यशाला है उसका आकार एकदम लगभग यूनानी रंगमंच के समान है। इसकी जो नाट्यशाला है वो यूनानी रंगमंच के समान है। ठीक है। और इस मत का बहुत सारे जर्मन ऐसे विद्वान हैं, जर्मनी विद्वान इसका विरोध करते हैं, क्योंकि पाश्चात्य जो नाटक हैं वो दुखांतक होते हैं और जो संस्कृत नाटक हैं वो सुखांतक हुआ करते हैं। तो
और यूनानी कहें या पाश्चात्य कहें, इसमें दुखांतक का बहुत महत्व है। दुखांतक का महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन जर्मनी विद्वानों का मानना है कि हम इस बात का खंडन करते हैं कि संस्कृत रूपक का उद्भव यूनानी रूपक से हुआ है, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो पाश्चात्य नाटक होते हैं, पाश्चात्य रूपक होते हैं, वो दुखांतक होते हैं, और भारतीय नाटक जो होते हैं वो सुखांतक होते हैं। आज की चर्चा अगर आप लोग को अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगली जो मत दिए गए हैं बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जोहार। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा सब कोई, और डेली टेस्ट सीरीज़ देते रहिएगा। टेस्ट सीरीज़ और पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए।